स्टार्ट करें। चलो, लास्ट क्लास हम लोग अपना ये पूरा प्रोविजंस को मतलब अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूरा कंप्लीट हो गया था। अब हम लोग अपना ये जर्नी चालू करते हैं फैक्ट्रीज एक्ट का। जैसे कि मैंने बोला था, एक क्लास लेंगे, कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। और वर्चुअल वाला क्या खबर, तुम लोग अब आप धोते रहे ना, क्लास मिस करोगे, बैकअप दे दीजिए। हाँ ठीक है, कोई नहीं, उठा लो फ़ायदा, मेरा प्यार का उठा लो फ़ायदा, तुम ही लोग का दिन है, उठा लो उठा लो। उठ के बैठो, पहले तो उठ के बैठो, अपना कसम खाओ, लेटोगे नहीं वीडियो देखते हुए, खाओ तुरंत खाओ। चलिए शुरू करते हैं फैक्ट्रीज एक्ट 1948। देखिए, आप अगर देख पा रहे हो, सबसे पहला रूल क्या है, देखिए तो सर, सबसे पहला रूल है फैक्ट्रीज एक्ट 1948। इसका क्लियर मतलब क्या है कि ये एक्ट एप्लीकेबल है हर फैक्ट्री पे। क्लियर हुआ, ये एक्ट एप्लीकेबल है हर फैक्ट्री पे। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि फैक्ट्री क्या होता है। तो फैक्ट्री नंबर 1 एक ऐसा जगह होता है, एक ऐसा प्रीमाइसेस होता है जहां पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रहा हो, ठीक है। फैक्ट्री का मतलब होता है एक ऐसा जगह जहां पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रहा हो, कुछ बन रहा हो, और वहां पे 10 लोग मिनिमम काम कर रहे हो, 10 या उससे ज़्यादा लोग काम कर रहे हो, या फिर मिनिमम 20 लोग काम कर रहे हो। फैक्ट्री मतलब एक ऐसा जगह जहां पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रहा हो और वहां पे 10 लोग, मिनिमम 10 लोग काम कर रहे हो विद द एड ऑफ पावर, यानी कि कुछ पावर के हेल्प से, जैसे मशीन हो गया, इलेक्ट्रिसिटीज हो गया, इनके हेल्प से ये लोग एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कर रहे हो, वो भी फैक्ट्री है। या फिर जहां पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रहा हो और वहां पे 20 लोग, मिनिमम 20 लोग एम्प्लॉयड हो विदाउट द एड ऑफ पावर, यानी कि यहाँ पे कोई मशीन वशीन्स नहीं है, यहाँ पे सिर्फ 20 लोग हैं, हाथ से काम कर रहे हैं लेकिन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कर रहे हैं। तो इसका मतलब एकदम क्लियर है कि फैक्ट्री मतलब वो चीज़ जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रहा हो और मिनिमम 10 लोग हो पावर के साथ, या फिर 20 लोग हो विदाउट पावर के साथ, उसको हम लोग फैक्ट्री बोलेंगे। एक और चीज़ याद रखिएगा, जब हम बोल रहे हैं फैक्ट्री, तो ये वाला कंडीशन तो ठीक है, साथ ही साथ फैक्ट्री के अंदर अगर कोई भी तरह का स्टैब्लिशमेंट और है, जैसे कि कभी कभी क्या होता है ना, फैक्ट्री के अंदर ही कैंटीन्स होते हैं, फैक्ट्रीज के अंदर ही क्लिनिक होते हैं जो वर्कर लोग के लिए दिए जाते हैं, तो वो क्लिनिक या फिर वो फैक्ट्री भले ही मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस नहीं कर रहा हो, फिर भी हम उसको फैक्ट्री बोलेंगे। तो सबसे पहले फैक्ट्रीज एक्ट में आपको क्लियर कट समझ आ गया फैक्ट्री क्या होता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि व्हाट इज फैक्ट्री। अच्छा, एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या करता है ये एक्ट, क्या मेन मुद्दा है इस एक्ट का, क्या काम है इस एक्ट का। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला इस एक्ट का जो इम्पोर्टेंस है या काम है, देखिए फैक्ट्री में काम कौन करता है, फैक्ट्री में कौन काम करता है सर, वर्कर काम करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो वर्कर काम करते हैं फैक्ट्री में, ये एक्ट का सबसे पहला काम है कि वर्कर के लिए कुछ कानून प्रोवाइड करे। तो इस एक्ट का ऑब्जेक्ट है कि वो सेफ्टी, हेल्थ और वेलफेयर, इस एक्ट का 3 ऑब्जेक्टिव है, सेफ्टी, हेल्थ एंड वेलफेयर। ये तीनों मेजर्स वर्कर को ये तीनों मेजर्स प्रोवाइड करे, वर्कर का सेफ्टी का ध्यान रखे, वर्कर के हेल्थ का ध्यान रखे, वर्कर के भला करे। यानी कि ये एक्ट का मेन ऑब्जेक्ट है टू प्रोवाइड सेफ्टी मेजर्स, टू प्रोवाइड हेल्थ मेजर्स, टू प्रोवाइड वेलफेयर मेजर्स। क्लियर हुआ अच्छी तरह से। अच्छा, क्योंकि ये वर्कर है, ये लेबर लॉ है, इनके साथ एक्सप्लॉयटेशन ना हो, तो इस एक्ट का और एक काम रहता है कि वो प्रॉपर टाइमिंग भी प्रोवाइड करे ताकि कोई भी तरह का एक्सप्लॉयटेशन ना हो। क्लियर हुआ। तो अगर आप नोट्स को फॉलो करेंगे, जैसे कि हम नोट्स में आते हैं, देखिए क्या लिखा है कि एवरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैन नॉट बी कॉल्ड फैक्ट्री
मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस विल बिकम फैक्ट्री ओनली इफ ऑल कंपल्सरी कंडीशन आर फुलफिल्ड। अब मैं आपको बताता हूँ कौन सा कंडीशन, वही वाला जो अपने पढ़े हैं, 10 लोग मिनिमम विद द एड ऑफ पावर, 20 लोग मिनिमम विदाउट द एड ऑफ पावर। ठीक है, अच्छा ऑब्जेक्टिव पढ़ लीजिएगा, सेफ्टी मेजर्स, हेल्थ ऑफ द मेजर, वेलफेयर ऑफ द मेजर, प्रॉपर वर्किंग एनवायरनमेंट, स्पेशल प्रोविजन आर मेड फॉर वुमेन। महिला के लिए फैक्ट्रीज एक्ट में एक अलग प्रोविजन भी दिया गया है। अच्छा, अगर आपको मीनिंग ऑफ फैक्ट्री दिख रहा है तो देखिए, तो मीनिंग ऑफ फैक्ट्री का मतलब क्या है, व्हाट डज मीनिंग ऑफ फैक्ट्री मीन्स, ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है, एनी प्लेस और प्रेमाइसिस वेयर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज कैरिड आउट and such process is carried out by 10 or more worker without the aid of power, या फिर 20 या उससे ज़्यादा वर्कर विदाउट पावर। तो इट मीन्स only manufacturing process cannot make it a factory, there must also be a specified number of worker. Once factory had become applicable shall remain applicable forever। ये वाला आप रीड कर लीजिएगा, मैं पढ़ा दिया हूँ आपको बहुत ही अच्छी तरह से, क्लिनिक वाला एग्जाम्पल दिया ना वो। चलिए नेक्स्ट पेज का डिस्कशन होता है कि भाई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होता है। देखिए ये आपसे शॉर्ट नोट में पूछ सकता है 2 मार्क्स के लिए, ये जितना कंपोनेंट्स है ये शॉर्ट मार्क्स 2 मार्क्स के लिए पूछ सकता है। तो आपको याद रखना है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होता है। तो बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर क्या क्या आता है, आप कुछ लिख के एक्सेट्रा लिखेंगे, मार्क्स मिल जाएगा। जैसे मेकिंग, ऑल्टरिंग, रिपेयरिंग, ऑर्नामेंटिंग। जैसे देखो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ये देखो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस मींस प्रोसेस फॉर क्या क्या, प्रोसेस फॉर, आप ऐसे याद रखो, पहले मारो, मारो, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस मींस मारो, M फॉर मेकिंग, A फॉर ऑल्टरिंग, R फॉर रिपेयरिंग, O फॉर ऑर्नामेंटिंग, मारो। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का सबसे पहला टर्म क्या, मारो। क्या मारो, मेकिंग, ऑल्टरिंग, रिपेयरिंग, ऑर्नामेंटिंग, ठीक है, मारो। उसके बाद फिनिशिंग, पैकिंग, ऑयलिंग, 3 तो याद रहेगा, फिनिशिंग, पैकिंग, ऑयलिंग। उसके बाद धो, वॉशिंग, क्लीनिंग, ब्रेकिंग। अब फिर एंड में आप एक्सेट्रा भी लिख सकते हैं। दिस इज द स्मार्ट वे टू राइट। अगर डेफिनेशन पूछ लिया, अगर आपसे याद हो रहा है वेल एंड गुड, नहीं हो रहा तो आप ये स्मार्ट स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हैं। क्लियर हुआ। देखिए ये ध्यान रखिएगा, प्रिजर्विंग और स्टोरिंग एनी आर्टिकल इन द कोल्ड स्टोरेज, इसको भी हम लोग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बोलते हैं। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का मतलब होता है कहीं भी अगर देयर इज चेंज इन गुड्स या फिर किसी भी एंगल से चेंज इन वैल्यू होता है गुड्स में, तो उसको हम लोग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बोलते हैं। अच्छा, मूविंग ऑन, कॉम्पिटेंट पर्सन कौन होता है, ध्यान से देखिए कॉम्पिटेंट पर्सन कौन होता है। कॉम्पिटेंट पर्सन देखिए हर एक स्टेट के एक चीफ इंस्पेक्टर रहते हैं और उनके लिए पॉसिबल नहीं होता है कि वो हर फैक्ट्री में जाके इंस्पेक्ट करे, तो वो क्या करते हैं, एक कॉम्पिटेंट पर्सन को अपॉइंट करते हैं। अब वो कॉम्पिटेंट पर्सन एक सिंगल पर्सन भी हो सकता है या फिर टीम ऑफ पर्सन भी हो सकता है। देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है, ये वाले लाइन से क्या क्वेश्चन बनेगा कि ड्यूटी ऑफ कॉम्पिटेंट पर्सन, कि कॉम्पिटेंट पर्सन का क्या ड्यूटी है। तो ध्यान से देखिए कॉम्पिटेंट पर्सन का क्या ड्यूटी है, बहुत सिंपल ड्यूटी बोल रहा है कि कॉम्पिटेंट पर्सन जो रहता है उसको अपॉइंट किया जाता है बाय चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज। तो याद रखिएगा इससे एमसीक्यूज बन सकता है कि चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज ही कॉम्पिटेंट पर्सन को अपॉइंट करेगा। ध्यान से रखिए, सच पर्सन अपॉइंट शैल बी ऑथोराइज्ड, यहाँ पे ड्यूटी पूछ सकता है टू कैरी आउट एग्जामिनेशन, टेस्ट एंड इंस्पेक्शन इन द फैक्ट्री। गाइज नोट्स ही ऐसा बनाया हूँ आप लोगों के लिए कि ये सेल्फ स्टडी के लिए सफिशिएंट है। तो ध्यान दीजिएगा, आपको समझिएगा कि चीफ इंस्पेक्टर जो होते हैं वो कॉम्पिटेंट पर्सन को अपॉइंट करते हैं, उनका काम होता है टेस्ट करना, इंस्पेक्ट करना, एग्जामिन करना फैक्ट्रीज में। अच्छा, मीनिंग ऑफ हैजर्डस प्रोसेस क्या होता है, ऐसा प्रोसेस जिसका नाम स्पेसिफाइड है शेड्यूल 1 में। तो याद रखिएगा ये भी यहाँ से एमसीक्यू बन सकता है कि हैजर्डस प्रोसेस कौन से शेड्यूल में स्पेसिफाइड है, तो आपको बोलना पड़ेगा हैजर्डस प्रोसेस या एक्टिविटीज विच इज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1। ठीक है। अच्छा, ये पावर ऑफ गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का पावर है कि किसको इंक्लूड करे, किसको किस एक्टिविटी को एक्सक्लूड करे शेड्यूल से। ये गवर्नमेंट का पावर है कि किस एक्टिविटी को इंक्लूड करे और किस एक्टिविटी को एक्सक्लूड करे शेड्यूल में। लेकिन ध्यान से समझिए, गवर्नमेंट अगर किसी प्रोसेस को शेड्यूल 1 में डालता है यानी कि वो हैजर्डस प्रोसेस है, तो वो हैजर्डस प्रोसेस कब मानता है, जब 2 कंडीशन फुलफिल हो रहा होता है। नंबर 1 कंडीशन,
अगर लेबर को मटेरियल इम्पेयरमेंट हो रहा है, मटेरियल इम्पेयरमेंट मतलब क्या होता है, बॉडी में चेंजेस आ रहा है, वो ऐसा वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है जो बॉडी में चेंजेस ला सकता है, कुछ लॉस हो सकता है, हम कुछ ऐसा बना रहे हैं, मेरा आई साइट लॉस हो रहा है, तो दैट इज एन हैजर्डस प्रोसेस। वही लिखा है फॉलोइंग फैक्टर शुड बी केप्ट इन माइंड बिफोर इंक्लूडिंग एनी एक्टिविटी इन शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 में किसी भी एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करने के लिए आपको फॉलोइंग एक्टिविटीज़ दिमाग में रखना है। क्या वो मटेरियल इम्पेयरमेंट कर रहा है हेल्थ ऑफ वर्कर का? यस, तो वो हैजर्डस प्रोसेस है। क्या वो पॉल्यूशन को जनरल एनवायरनमेंट में कॉज कर रहा है? यस, तो वो हैजर्डस प्रोसेस है। हैजर्डस प्रोसेस यानी कि हैजर्डस प्रोडक्शन स्पेसिफाइड है शेड्यूल 1 में, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज ऑक्यूपायर। देखिए, आप लोग एम्प्लॉयर वर्ड यूज करते हैं फैक्ट्री में, या फिर आप मैनेजर वर्ड यूज करते हैं फैक्ट्री में। जो कंट्रोल करता है फैक्ट्री को उसको हम लोग ऑक्यूपायर बोलते हैं। तो ये भी एमसीक्यू में पूछ सकता है, कौन करता है कंट्रोल? ये पोर्शन से एमसीक्यू आ सकता है कि फैक्ट्रीज को कौन कंट्रोल करता है, आप बोलोगे ऑक्यूपायर। तो देखिए, फैक्ट्री तो एक तरह का ऑब्जेक्ट है ना, फैक्ट्री तो एक तरह का ऑब्जेक्ट है। आप चाहे कंपनी खोल सकते हैं, सोल प्रोप्राइटर्स खोल सकते हैं, पार्टनरशिप खोल सकते हैं, आप कुछ भी बिजनेस, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस खोल के फैक्ट्री का मतलब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है? ऑब्जेक्ट है, राइट। हम अगर पार्टनरशिप खोल के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस नहीं कर सकते? हाँ कर सकते हैं सर, राइट। तो वो बोल रहे हैं कि अगर आप ऑक्यूपायर शैल बी द ओनर और एनी अदर पर्सन, ठीक है। अगर आप एक प्रोप्राइटरशिप हो तो प्रोप्राइटर या पर्सन ऑथोराइज बाय हिम उसको ऑक्यूपायर बोलेंगे। अगर आपका पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनर को ऑक्यूपायर बोलेंगे। अगर आप कंपनी हो तो कंपनी के डायरेक्टर को बोलेंगे। अगर आप एक गवर्नमेंट फैक्ट्री हो तो गवर्नमेंट जिसको अपॉइंट करेगा उसको ऑक्यूपायर बोलेंगे। तो इससे एमसीक्यू आ सकता है या लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है ये बोलते हुए कि भाई ऑक्यूपायर कंपनी का कौन होता है? डायरेक्टर या पर्सन हु कैन बी ट्रीटेड एज एन ऑक्यूपायर इन द फॉलोइंग केसेस, ये पूछ सकता है वो। अच्छा, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कब नोटिस देना है ऑक्यूपायर को? व्हेन ऑक्यूपायर मस्ट गिव नोटिस। ऑक्यूपायर का मतलब क्या होता है? जो फैक्ट्रीज के डे टू डे अफेयर्स को कंट्रोल करता है। तो अगर कोई ऑक्यूपायर फैक्ट्रीज के डे टू डे अफेयर को कंट्रोल करता है तो क्या उसको नोटिस देना पड़ सकता है कोई काम के लिए? देखिए, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकता है व्हेन does the situation arises when occupier need to submit a notice। कब कब नोटिस देना पड़ सकता है? किसको नोटिस देता है? इंस्पेक्टर को। दो सिचुएशन में दे सकता है वो इंस्पेक्टर को नोटिस। सबसे पहला 15 दिन एडवांस नोटिस देगा अगर वो स्टैब्लिशमेंट कर रहा है फैक्ट्री का, और अगर कोई न्यू ऑक्यूपायर आया तो जिस दिन आया वहां से 7 दिन के अंदर बताएगा चीफ इंस्पेक्टर को। बहुत सिंपल है भाई, बहुत सिंपल है। क्लियर है? अभी जो मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, जिंदगी का आपका मतलब क्या बोले, जिंदगी खुल जाएगा आपका। चलिए, अभी जो मैं आपके सामने दिख रहा है वो क्या दिख रहा है? फैक्ट्रीज एक्ट दिख रहा है बेसिकली। अब यहाँ पे आपको ध्यान से समझना है, जैसे कि मैंने बोला कि लेबरर को हेल्थ मेजर्स प्रोवाइड करना ऑब्जेक्ट है, सेफ्टी मेजर्स प्रोवाइड करना ऑब्जेक्ट है, और वेलफेयर मेजर्स प्रोवाइड करना ऑब्जेक्ट है। तो अगर ये ऑब्जेक्ट है तो वो लोग प्रोवाइड किया भी है कि क्या क्या हेल्थ मेजर्स उसको रखना है। तो यहाँ से आप एमसीक्यू भी एक्सपेक्ट कर सकते हो और डायरेक्ट क्वेश्चन ही, इसीलिए मैं इसको एमक्यू बोलता हूँ, एमसीक्यू नहीं बोलता, इसको मैं एमक्यू बोलता हूँ। यानी कि क्वेश्चंस भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो और एमसीक्यूज भी। तो अगर हेल्थ मेजर्स प्रोवाइड कर रहे हो तो हेल्थ मेजर्स कैसे प्रोवाइड करोगे सामने वाले को? सबसे पहले साफ सफाई। अगर साफ सफाई रहेगा तो हेल्थ अच्छा रहेगा। साफ सफाई में सबसे पहला आता है क्लीनिनेस, मतलब हेल्थ मेजर में सबसे पहला क्या आता है? क्लीनिनेस। बोल रहा है झाड़ू, ड्राई डस्ट डेली करो, यही लॉ है, बहुत मस्त लॉ है। ड्राई डस्ट मस्ट बी रिमूव डेली। झाड़ू पोछा जो करना है डेली करो भैया, नहीं झाड़ू डेली करो, झाड़ू डेली करेगा। उसके बाद पोछा, वेट क्लीनिंग वंस इन एवरी वीक। हंसने का बात नहीं है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी आ सकता है और एमसीक्यूज के लिए भी। झाड़ू डेली, पोछा हफ्ता में एक बार, वो भी वंस इन एवरी वीक। ऐसे नहीं भैया, डिसइंफेक्टेंट के साथ एकदम मस्त फिनाइल उनाइल डाल के एकदम रगड़ के पोछा। तो फैक्ट्री हो तो हेल्थ मेजर में एक्ट बोला है कि झाड़ू डेली, पोछा वंस इन एवरी वीक। अच्छा, वाइट वॉश, कलर वॉश
मस्ट बी डन वंस इन अ 14 मंथ। अरे वो वाइट वाला पेंटिंग नहीं होता, चूना जिसको बोलते हैं, बेसिकली एक वाइट कलर का सिर्फ एक परत लगाते हैं हम लोग नॉर्मली, तो वो आपको 14 महीना में एक बार करना है। झाड़ू डेली, पोछा हफ्ता में एक बार, वाइट वॉश या कलर वॉश वंस इन एवरी 14 मंथ्स। अच्छा, वार्निशिंग मस्ट बी डन वंस इन एवरी 5 ईयर्स। वार्निशिंग आपको करना है 5 साल में एक बार। अगर पेंट धोने वाला है रे, वॉशेबल पेंटिंग है तो उसको वॉश करो वंस इन अ 6 मंथ। ये सारा एमसीक्यू बन सकता है, कब करना है याद रखना, मजाक नहीं, सीरियसली बोल रहे। इजी है लॉ, बहुत इजी है, लेकिन हाँ कंटेंट बहुत है इस लॉ में। नेक्स्ट, डेट ऑफ क्लीनिंग जब कर रहे हो, जब कलर की हो, उसको सेपरेट रजिस्टर में मेंटेन करो। तो हेल्थ मेजर का नंबर 1 आता है क्लीनिंग, उसके अंदर ये आया क्लीनिंग में क्या क्या कब क्या करना है। झाड़ू डेली, पोछा हफ्ता में एक बार, कलर वॉश वाइट वॉश 14 महीना में एक बार, वार्निशिंग 5 साल में एक बार, अगर पेंट धोने वाला है तो वंस इन एवरी 6 मंथ। डिस्पोज करो कचड़ा को और बदबू को। डस्ट एंड फ्यूम, कचड़ा फ्यूम फैक्ट्री से निकालो। डस्ट शुड नॉट बी एक्यूमुलेटेड, कूड़ा करकट एक जगह नहीं रखना है, इकट्ठा किए रखे हो। आजकल का बच्चा देखे है, डस्टबिन में कोई डस्टबिन नहीं मिलता तो कोई चीज फेंकता नहीं है रास्ता में, लेकिन पॉकेट में एक्यूमुलेट करता रहता है कि फेंक देंगे घर जाके। इनहेलेशन ऑफ डस्ट शुड बी प्रिवेंटेड, बदबू सूंघना नहीं, धूल को क्या बदबू है ये नहीं करना है, ठीक है। वेंटिलेशन प्रोवाइड करिए, प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन करिए, आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन करिए। देखिए ये सब अगर आप मेजर्स फॉलो करेंगे, भैया ये नोट्स जो है ना, ये बहुत बढ़िया नोट्स है, बहुत इजी कर दिया आपके लिए। तो एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकता है व्हाट आर द हेल्थ मेजर्स, तो लिखना पड़ेगा एकदम बढ़िया से पॉइंट वाइज। अगर नहीं पूछा हेल्थ मेजर्स के बारे में तो वो आपको पूछ सकता है एमसीक्यू जो यहाँ हो सकता है, ठीक है। अच्छा, नो ओवर क्राउडिंग, भीड़ मत करो। हर एक वर्कर को मिनिमम स्पेस मिलेगा 14.2 क्यूबिक मीटर, याद रहेगा, हर एक वर्कर को मिनिमम स्पेस दीजिए कितना, 14.2 क्यूबिक मीटर। प्रॉपर लाइटिंग होना चाहिए वर्क एरिया और पैसेज में। फ्लोरेसेंट लाइट नहीं चलेगा, डिस्को वाला लाइट नहीं चलेगा, अचानक से लाइट फिर गायब, फिर आप मुंडी हिला कर नाच रहे हो फिर आया लाइट, वो नहीं रहे। अच्छा से लाइट दो ताकि आने जाने में सब दिखे, मालूम चला मशीन चल रहा, लाइट गया, हाथ वाथ डाल दिया तुम तो चल बसा, ठीक है। अच्छा, ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करो, हेल्थ के लिए ये। लेकिन वाटर पॉइंट जो है वो धोने की जगह से 6 मीटर अवे है, मालूम चला जिससे धो रहे हो वही पिला रहे हो, नीच आदमी। अच्छा, अगर आपके पास 250 वर्कर से ज़्यादा है तो कूलिंग अरेंजमेंट होना चाहिए ड्यूरिंग समर सीजन, यानी कि ठंडा पानी का व्यवस्था। 250 वर्कर से, 250 वर्कर समझ रहे, फैक्ट्री बहुत बड़ा है रे। 6 क्या सब पढ़वा रहे हमको। लैट्रीन एंड यूरिनल्स बोल रहा है, ये सब काम के लिए। देखो ये सब हेल्थ में ही आ रहा है। अगर बाथरूम स्वच्छ नहीं रहेगा तो इंसान कैसे स्वच्छ रहेगा, तो बोल रहा है लैट्रीन और यूरिनल्स का बात करते हैं। सेपरेट अरेंजमेंट करो, मेल का अलग जाने का, फीमेल का अलग जाने का। रे बाथरूम जाने का अलग अलग होना चाहिए, मेल अपना जाएगा, फीमेल अपना बाथरूम जाएगा। अब बाथरूम अवेलेबल रखना रे, ताला मार के मत घूमना, बाथरूम का ताला मार साला कोई नहीं जाए, अवेलेबल फॉर ऑल टाइम, ठीक है। प्रॉपर लाइटेड होना चाहिए। देखो भैया बाथरूम में लाइट होना बहुत ज़रूरी है, लाइट नहीं हुआ तो फिर समझ रहे हो ना प्रॉब्लम हो जाएगा। साफ क्लीन्ड होना चाहिए और वेंटिलेटेड। वेंटिलेटेड तो भाई जरूर करना, नहीं तो फिर बम फट जाएगा अंदर, ठीक है। तो लाइटेड होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, वेंटिलेटेड होना चाहिए। अगर 250 वर्कर से ज़्यादा है तो अच्छा से बाथरूम कराएंगे उन लोगों को। अगर फैक्ट्री में 250 वर्कर से ज़्यादा है तो जो बाथरूम का जगह है, इंटरनल वॉल्स और उसका जो फ्लोर है उसमें टाइल्स होना चाहिए, और थूकने थाकने का जगह अच्छा होना चाहिए, मतलब सफिशिएंट स्पिटून्स, कहीं भी थूकना नहीं दीवार में एकदम खा पी के, एकदम प्रॉपर जगह होना चाहिए थूकने थाकने का। क्लियर हुआ। सो दिस आर व्हाट बेटा हेल्थ मेजर्स। हंसने का बात नहीं है, ये लॉ है और अच्छा लॉ है। आई एम ग्लैड कि आप लोग का माइंड फ्रेश हो जाएगा लॉ पढ़ के, लेकिन उतना ही इंपॉर्टेंट लॉ है और उतना ही कंटेंट भरा लॉ है ये। क्लियर हुआ। तो ये हेल्थ मेजर्स आपको याद रखना है। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट
Okay, we'll move to the ये notes. We'll move to the Factories Act. Okay, 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 okay. सो हेल्थ मेजर्स हम लोग पढ़ चुके हैं. अब पढ़ रहे वेलफेयर मेजर्स. लोगों के लिए भला के लिए आप क्या कर रहे हैं, लेबर के भला के लिए आप क्या कर रहे हो. हेल्थ के लिए आप ये सब किए कि बाथरूम अलग, ये अलग, वो अलग, ठीक है. भला के लिए बैठने का फैसिलिटी दिए है, सॉरी वॉशिंग का फैसिलिटी दिए, धोने का मस्त फैसिलिटी दिए. अच्छा, जब धोने का फैसिलिटी दे रहे हो तो रखने का भी फैसिलिटी दो, सुखाने का भी फैसिलिटी दो. समझ आ रहा है. फिर धोने होने के बाद बैठने का भी फैसिलिटी दो. यहां से ये पूरा पार्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है एमसीक्यूज के लिए और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी. लॉन्ग क्वेश्चन कैसे करेगा, अरे भाई डायरेक्ट पूछ जाएगा, राइट डाउन सम हेल्थ मेजर्स, राइट डाउन सम वेलफेयर मेजर्स, राइट डाउन सम सेफ्टी मेजर्स, वो कुछ भी पूछ सकता है. तो आपको ध्यान देना पड़ेगा. तो देखिए, फर्स्ट एड आपको रखना है, एक फर्स्ट एड बॉक्स रखना है एवरी 150 वर्कर के लिए, ठीक है. आपको 150 वर्कर के लिए एक फर्स्ट एड बॉक्स रखना ही रखना है. अच्छा 151 है तो दो, कंजूसी नहीं, एक तो है ना, एडजस्ट कर लेते हैं. नहीं, कोई फॉलो, देखो कोई फॉलो करे या ना करे ये कानून है, ठीक है. अब कभी भी अगर इंस्पेक्टर छापा मारा हो, तुम ये साला ये सब नहीं किया, तो फिर गया तेरा फैक्ट्री. और वो फर्स्ट एड बॉक्स, और फर्स्ट एड मतलब फर्स्ट एड, हाँ, शुड बी केप्ट बाई ट्रेंड पर्सन. फर्स्ट एड बॉक्स शुड बी केप्ट बाई ट्रेंड पर्सन. ओके. अगर 500 वर्कर है तो एम्बुलेंस रेडी होना चाहिए ऑल फैसिलिटी के साथ. एम्बुलेंस खाली हो एकदम गायब, वैसा नहीं, फैसिलिटीज भी होना चाहिए. अच्छा, अगर मोर देन 500 वर्कर है तो सेपरेट सीक रूम होना चाहिए, जैसे स्कूल में लेट जाते थे कहीं भी जाके, वैसे ही मेंटेन्ड. 250 वर्कर या उससे ज़्यादा है तो कैंटीन होना चाहिए खाने के लिए. अगर आपके पास 150 या उससे ज़्यादा वर्कर है तो लंच रूम, रेस्ट रूम सब होना चाहिए. अच्छा, क्रेचे. क्रेचे क्या होता है, अगर आपके फैक्ट्री में 30 या उससे ज़्यादा महिला है, ठीक है, तो क्रेचे फैसिलिटी होना चाहिए. क्रेचे फैसिलिटी मतलब क्या होता है, क्रेचे इज़ अ प्लेस जो महिला होती है अपने छोटे छोटे बालकों को, छोटे छोटे बच्चों को वहाँ रखती है, और वहाँ रखने के बाद वो काम करती है सारा दिन, ठीक है. तो क्रेचे का मतलब होता है अगर 30 या उससे ज़्यादा वुमेन वर्कर है तो क्रेचे रखना है. मेल होने से मत रख लेना रे, फीमेल. 30 या उससे ज़्यादा फीमेल हुआ तो बच्चे को कभी कभी ना कैरी करते हो लोग, ठीक है. 30 और मोर, देखिए गांव में क्या होता है ना, लोग फैक्ट्री में भी काम करते हैं, छोटे बच्चे को भी ले जाते हैं. अब ले जाते हैं तो उस फैक्ट्री में शायद उनको उतना प्रोटेक्शन ना मिले, उनका लाइफ को थ्रेट हो, तो एक जगह होता है क्रेचे, वो लोग वहाँ रखते हैं. और वो देखो, वो क्रेच जो मैनेज करता है वो एक ट्रेंड वुमेन करती है, ठीक है. एक ट्रेंड वुमेन उसको मैनेज करती है. ध्यान रखिएगा, जो बच्चा रख रहा है वो 6 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. 18 साल का बच्चा को क्रेचे में मत बैठा देना, ठीक है. अब ध्यान से देखो, अगर फैक्ट्री है और उसमें 500 वर्कर ज़्यादा है तो सेपरेट ऑफिसर अपॉइंट करना, जिसका नाम होता है वेलफेयर ऑफिसर, जिसको हम लोग क्या नाम से जाने जाएंगे, वेलफेयर ऑफिसर. और इनका काम रहेगा सब चीज़ को चेक करना. तो देखो यार, इसमें पढ़ाई से ज़्यादा ना, मैंने नोट्स ही इतना सेल्फ स्टडी पर्पस के लिए बनाया कि इसमें पढ़ाई का कुछ लग ही नहीं रहा होगा कि पढ़ना क्या है. इट्स वेरी इजी, आप बस गो थ्रू करिए, आपके सारा हो जाएगा. नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द कंसेप्ट ऑफ इंस्पेक्टर. जैसे कि आपको पता है, इंस्पेक्टर अपॉइंट होता है बाय स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है. ये लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए पूछ सकता है, ध्यान से समझिएगा. बहुत इजी किया मैंने आपका. इंस्पेक्टर कभी भी प्लेस में घुस सकता है, एग्जामिन कर सकता है, क्रॉस एग्जामिन कर सकता है, प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट, एनी अदर आर्टिकल को इन्वेस्टिगेशन परफॉर्म कर सकता है. जहाँ एक्सीडेंट हुआ है, कोई भी डॉक्यूमेंट का फोटोकॉपी ले सकता है, सैंपल ले सकता है, डॉक्यूमेंट को सीज कर सकता है, या कोई अदर पावर जो स्पेसिफाइड बाय स्टेट गवर्नमेंट है. देखिए, ये आ सकता है पावर ऑफ इंस्पेक्टर सेक्शन 9. बहुत ही इजी वे में आप इसको कनेक्ट करिएगा, ठीक है. ध्यान से समझिएगा, ठीक है. बहुत ही इजी वे में मैंने, आप अगर मैथ फॉलो करोगे इंस्टीट्यूट के तो डेंजरस लगेगा. मैंने उसको बहुत इजीली फ्रेम किया आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, ताकि आपको मज़ा आए पढ़ने में, ठीक है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग,
दैट इज सर्टिफाइंग सर्जन। भाई ये कौन होता है पहले समझो, उससे पहले एक कंसेप्ट है जिसका नाम है पर्सन। यहाँ पे पर्सन कौन होता है, पर्सन को मैंने डिवाइड किया दो लोगों में, एक होते हैं एडल्ट, ठीक है, और एक होता है यंग पर्सन, ठीक है। अडल्ट मतलब जिस अबव 18 ईयर्स ऑफ एज, जिसका एज 18 साल से ऊपर हो। यंग को मैंने डिवाइड किया दो पार्ट में, पहला मैं बोला एडोलेसेंट, एडोलेसेंट, और दूसरा मैं बोला चाइल्ड। एडोलेसेंट वो हो गया जिसका एज 15 से 18 साल के अंदर है, और जिसका एज 14 से 15 साल के अंदर है उसको मैं बोलता हूँ चाइल्ड, ठीक है। तो आपको क्लियर हुआ ये एज फैक्टर पे, दिस इज ऑल बेस्ड ऑन व्हाट, एज। अगर तुम 18 साल उससे ज़्यादा हो तो तुम एडल्ट है, ठीक है। तुम्हारा एज 14 से 15 साल है तो तुम चाइल्ड है। तुम्हारा 15 से लेके 18 साल के अंदर है तो तुम क्या है रे, एडोलेसेंट है। क्लियर हुआ? ये क्यों बता रहा हूँ मैं, ताकि आपको समझ आए, ध्यान से समझिए। सर्जन कौन होता है, देर आर बेसिकली डॉक्टर्स स्पेशली ऑथोराइज टू इशू सर्टिफिकेट। ये लोग सर्टिफिकेट इशू करते हैं। क्यों सर्टिफिकेट इशू करते, किसको करते, ये लोग एग्जामिन करते और सर्टिफाइड करते यंग पर्सन को। देखिए सर, ये यंग पर्सन काम कर रहे हैं, एक तरह से एक छोटा सा 18 साल के नीचे वह बच्चा हुआ, तो यंग पर्सन का एमसीक्यू में पूछ सकता है। यंग पर्सन में दो लोग होते हैं, लेकिन एमसीक्यू में वो लोग पूछ सकते हैं यंग पर्सन इज अ पर्सन हु इज बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज, आंसर इज राइट। 18 ईयर्स में यंग पर्सन आ जाते हैं। अगर वो लोग और डेप्थ जाते हैं, और डेप्थ में वो लोग क्या पूछेंगे, 14 से 15 को क्या बोलते हैं, चाइल्ड, ठीक है। 15 से ज़्यादा और 18 से थोड़ा कम को क्या बोलते हैं, एडोलेसेंट, वो लोग पूछ सकते हैं। तो क्लियर हुआ? अब देखिए यंग पर्सन है, बच्चा ही है ना, उसको सर्टिफिकेट लगेगा सर्जन का कि वो काम कर सकता है कि नहीं, ठीक है। जो हैजर्डस प्रोसेस में काम करेगा उसका एग्जामिन करेगा ये सर्जन और मेडिकल सुपरविजन देगा। हैजर्डस प्रोसेस में समझा, मेरा सपोज कर बीपी हाई रहता है, हमको भेज दिया हैजर्डस प्रोसेस में, साला मर मुरा गए हम उधर, इसीलिए वो चेक करेगा कि सब अच्छी तरह से प्रोवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्लियर हुआ अच्छी तरह से? अच्छा, ये वाला देखिए क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑक्यूपायर्स रिलेशन टू हैजर्डस प्रोसेस। आई एम बिट फास्ट बट आई नो आई हैव टू बी फास्ट। वाह, क्या बोले सर, क्या बोले आप। देखो, वेन एवर हैजर्डस प्रोसेस इज कैरिड आउट, जब कभी भी हैजर्डस प्रोसेस कैरिड आउट हो रहा है, ठीक है, आपको स्टेट गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा। आप ऐसे ही जाके हैजर्डस प्रोसेस नहीं कर सकते, ठीक है। कोई भी फैक्ट्री जो स्टेट गवर्नमेंट का अप्रूवल ले लेते उसको किसी और का ज़रूरत नहीं होता है। स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव करेगा हैजर्डस प्रोसेस को तभी जब इट इज़ वेरीफाइड बाय साइट अप्राइजल कमेटी। जब तक उस कमेटी, वो कमेटी उसको वेरीफाई नहीं कर देता, वो नहीं लेगा। द कमिटी विल गिव रिकमेंडेशन विद इन 90 डेज। कमिटी आएगा, ये वाला थोड़ा एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। कमेटी आएगा, कौन सा कमेटी का नाम क्या है, साइट अप्राइजल कमेटी। कमेटी आएगा, वेरीफाई करेगा, ठीक है, और वो रिकमेंडेशन दे देगा 90 दिन के अंदर। किसको रिकमेंडेशन देगा, स्टेट गवर्नमेंट। और स्टेट गवर्नमेंट क्या कर देगा, तुमको परमिशन दे देगा कि तुम आराम से हैजर्डस प्रोसेस बनाओ। क्लियर है? ओके, ये जो आपके मैट में होगा इसको एकदम ऐसे पकड़ो, पेन को पकड़ो ऐसे और ऐसे काटो, वाह पूरा काटो। यस सर, क्या मज़ा आया काट के, पागल कर दिया आप। ओके ओके, लेकिन हमारा ये जो नोट्स अवेलेबल है आप लोग के लिए, मैंने इसको एक पेज में मस्त लिख के रख दिया है ताकि आपके लाइफ का सिंप्लिसिटी कभी ख़राब ना हो। उसको मैंने पॉइंट वाइज कर दिया है ताकि आप एकदम याद रखें। देखिए, पहले अपने ये 5 पॉइंट एक साथ पढ़ेंगे तब आपको समझ आएगा, ठीक है। डेली वर्किंग आवर है 8 घंटा बिना ब्रेक के। अगर 1 आवर ब्रेक दिया जाता है तो उसको 9 आवर बोला जाता है। तो क्वेश्चन व डेली वर्किंग आवर कितना है, 9 आवर्स। 9 आवर्स में 1 आवर ब्रेक रहता है। एटलीस्ट हाफ एन आवर ब्रेक इज कंपल्सरी। आधा घंटा ब्रेक देना ही पड़ेगा हर 5 घंटा के कंटिन्यूअस वर्क के बाद। 5 घंटा काम किया, आधा घंटा ब्रेक लेंगे ही लेंगे। और अरे बाबा, 8 घंटा काम करना है और 1 घंटा ब्रेक है, 9 घंटा हुआ एक दिन का।
तो जब तुम 5 घंटा काम कर लियो तो इस 1 घंटा का आधा घंटा क्या लेना पड़ेगा, ब्रेक। चाहो तो पूरा 1 घंटा ले लो, लेकिन आधा घंटा कंपलसरी है लेना, ठीक है। रिमेनिंग हाफ आवर ब्रेक कैन बी गिवन इन एनी मैनर एंड टाइम, ठीक है। तो डेली वर्किंग आवर कितना हो जाता, 9। लेकिन वीकली वर्किंग आवर हमेशा कितना रहेगा, 48 आवर। गाइस एमसीक्यूज, इसको बोला जाता है अटेंडेंस एंड लीव रूल्स, फेमस है, ध्यान से। मैक्सिमम टाइम एक वर्कर कैन स्पेंड इन द फैक्ट्री इज, कितना स्पेंड कर सकता है, 10.5 आवर्स पर डे। अच्छा, दिस 10.5 आवर्स पर डे वो स्पेंड कर सकता है। इट इंक्लूड्स ओवर टाइम एंड रेस्ट बोथ। क्लियर हुआ? अच्छा, बोल रहे एक ठो वीकली हॉलीडे देना पड़ेगा जो बेसिकली रहेगा फर्स्ट डे ऑफ द वीक, दैट इज संडे। बाई चांस संडे को छुट्टी नहीं दिए, उस दिन भी कॉल टू वर्क ऑन वीकली हॉलीडे, देन उसको दूसरे वर्किंग डे में छुट्टी देना ही पड़ेगा। क्लियर हुआ? और वो हॉलीडे उसको ले लेना चाहिए नेक्स्ट 2 मंथ में, अगर लैप्स्ड हो जाएगा वो। क्लियर हुआ? अच्छा, डबल एम्प्लॉयमेंट प्रोहिबिटेड है, मेल हो या फीमेल वर्कर। डबल एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा 2-2 जगह पागल लोग की तरह। क्लियर है? 10 नंबर इग्नोर करिए, 11 वाला पढ़िए। ऑल द वर्कर हु आर नॉट एडल्ट, जो एडल्ट नहीं है, यानी कि 18 से ऊपर जो है वो एडल्ट है, जो 18 से ऊपर नहीं है उनको मेडिकल एग्जामिनेशन के थ्रू जाना पड़ेगा कि वो फिट है कि नहीं काम के लिए, और उसको सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा फिटनेस का, जो सर्टिफाइंग सर्जन देंगे, और वो सर्टिफिकेट वैलिड रहेगा 12 महीना के लिए। सर पढ़ाए थे सर आप। अब ये देखिए, ये चार्ट मैंने आपके लिए बनाया है, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए बनाया है। ये देखो, पर्टिकुलर्स, एडल्ट, एडोलेसेंट, चाइल्ड, याद रहेगा। मैक्सिमम वर्किंग आवर पर डे का कितना है, मेल के लिए 9 घंटा, फीमेल के लिए भी 9 घंटा, अगर वो एडल्ट है तो। अगर आप एडोलेसेंट है तो 9 घंटा 9 घंटा, लेकिन आप बच्चे हो, चाहे फीमेल चाइल्ड हो या मेल चाइल्ड हो, 4.5 घंटा डेली का। वीकली का सर 48 आवर फॉर बोथ, 48 आवर फॉर बोथ, और यहां पे स्पेसिफाइड नहीं है लॉ में, ठीक है, अपने मन से कुछ मत लिख देना। अच्छा, मैक्सिमम आवर एडल्ट का 10.5 घंटा, एडल्ट का 10.5 घंटा, चाइल्ड का स्पेसिफाइड नहीं है। वर्किंग टाइम क्या है सर, वर्किंग टाइम क्या बता दीजिए तो सर, वर्किंग टाइम क्या है, वर्किंग टाइम क्या है सर, एनी टाइम फॉर मेल। देख रहे हो, हम एडल्ट है और हम मेल है तो एनी टाइम, यही इज्जत है हमारा। देख लो, कभी भी जब मन साला तब बुलाएंगे तुमको, भाग। हम लड़के हैं ना, हमारे साथ यही होता है, हम लोग को कभी भी बुला सकता है कोई भी। हाँ, समझ रहे हो, मतलब क्या बोले, दुख मतलब बस प्रकट नहीं कर पा रहे। वर्किंग टाइम मेल के लिए अगर एडल्ट हो तो एनी टाइम, फीमेल हुआ तो 6 से 7, सुबह 6 से 7, और अगर आप एडोलेसेंट है तो 6 से 7, और अगर मेल चाइल्ड हो तो 6 से 7, और फीमेल चाइल्ड हो तो 8 से 7। ज़्यादातर क्वेश्चन इससे पूछता है, फीमेल चाइल्ड का क्या टाइम है, ठीक है। लीव पर 20 दिन 15 दिन, बोल रहा है 20 दिन काम करोगे 1 लीव मिल जाएगा, 20 दिन काम करोगे 1 लीव मिल जाएगा। ये एडल्ट के लिए, ये बेसिकली ये पोर्शन किसका है, एडल्ट के लिए, ये किसका है, एडोलेसेंट के लिए, ये किसका है, चाइल्ड के लिए, ठीक है। चाइल्ड को 15 दिन काम कराओगे 1 लीव दे देंगे। तुम लीव नहीं ले रहे हो, लीव इकट्ठा कर रहे हो, तो लीव को तुम कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हो इकट्ठा करके, लेकिन 30 से ज़्यादा नहीं। अगर एडल्ट हो तो 30 से ज़्यादा कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा लीव। उसी तरह एडोलेसेंट का भी, और चाइल्ड को 40, ठीक है। ये थोड़ा सा नोट से पढ़ लीजिए, खत्म होने वाला है रे, खत्म होने वाला है फैक्ट्रीज एक्ट, कम ऑन। नोट, लीव कैन बी अवेल्ड ओनली इफ वर्कर हैज वर्क फॉर 240 डेज इन द प्रीवियस ईयर। 240 दिन काम करो तब लीव का बात करो। मालूम चला साला प्रीवियस ईयर पूरा छुट्टी ही मना रहे हो और लीव चाहिए, अभी अलाउड नहीं है। एक वर्कर जो अप्लाई किया था लीव के लिए लेकिन उसको मिला नहीं, वो चाहे तो कैरी फॉरवर्ड कर सकता है लीव को बिना कोई लिमिट के। ये लिमिट फॉलो नहीं होगा उसके लिए।
लीव ले रहे हो तो 15 दिन एडवांस में नोटिस दो, अचानक से मत बोलो सरप्राइज नहीं आएंगे कल, बाय बाय। और अगर पब्लिक सर्विस में हो, पब्लिक यूटिलिटी सर्विस मतलब पब्लिक के मेन काम के लिए इन्वॉल्व रहते हो, पब्लिक के लिए कुछ भी इंपॉर्टेंट काम के लिए, तो 30 दिन का एडवांस नोटिस दो। क्लियर हुआ? अच्छा, फिर आता है एनकैशमेंट ऑफ लीव। देखिए शॉर्ट नोट में पेपर टफ बनाना हुआ तो दे सकता है। ये क्या बोलता है कि अगर कोई वर्कर डिस्चार्ज हो जा रहा है या निकाला जा रहा है सर्विस से या एम्प्लॉयमेंट से छोड़ रहा है वो, या सुपर एनुटेड या मर जा रहा है सर्विस में कैलेंडर ईयर में, तो आपको उसके लीव को, जो वो छुट्टी नहीं लिया उसको पेमेंट करना पड़ेगा। किसको पेमेंट करना? उसको, या मर चुका है तो उसके हेयर को, या फिर उसके कोई भी नॉमिनी को। ठीक है। अच्छा, पेमेंट कब कर देना है? मेन यही है, सच पेमेंट शैल बी मेड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ सेकेंड वर्किंग डे। ठीक है। और अगर वो मर जाता है तो आपको पेमेंट करना है बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 2 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ सच सुपर एन्यूएशन और डेथ। जितना मार्क किए हैं उतना याद करिएगा। दिस एंड होल लेक्चर ऑन फैक्ट्रीज एक्ट। देखिए आप लोग क्रैश कोर्स में इन्वॉल्व हो। क्रैश कोर्स का मतलब होता है थोड़ा फटाफट, क्योंकि हमारे पास उतना टाइम नहीं होता है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि ओरिजिनल क्लास का कंटेंट और आपके क्लास का कंटेंट में बिल्कुल भी फर्क है, एकदम सेम है। हाँ, थोड़ा स्पीडी है, लेकिन ट्रस्ट में स्पीडी में भी कंटेंट फुल है, तो आपको उतना ही लेवल में पढ़ना है। इतना पढ़ डाला तो लाइफ झिंगा डाला, मतलब फैक्ट्रीज एक्ट हो गाला। ठीक है, चलो फैक्ट्रीज एक्ट एंड हम लोग नेक्स्ट शुरू करेंगे, नेक्स्ट एक्ट दैट इज बोनस एक्ट। ठीक है, वर्चुअल वाला कैसा है रे? आई होप सब ठीक रहे, बेस्ट रहो, अच्छा से पढ़ो, नहीं समझ आए टेक्स्ट करो, नोट्स चाहिए तो मैसेज करो। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।